कि पॉक्सो पीड़ित या फिर वो बच्चे जिनका शोषण हुआ है उनका नाम सार्वजनिक करना गलत है। जैसे इसलिए उनका नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन बाकी ऐसे बच्चे जो जिन जहां सूचना मिली कि यहाँ बाल विवाह हो रहा है, अगर बच्चा असुरक्षित है, हैजार्डियस गुड्स या उन जगहों पे काम कर रहा है जहां बच्चा असुरक्षित है, एक्सप्लॉयटेशन होता है या फिर उसको हानि हो सकती है, उन बच्चों को सही सेफ बाहर निकालना। सीकर का भरोसेमंद नाम केजीएन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। 300 बेड की अत्याधुनिक सुविधा के साथ यहां मिलती है मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था। अनुभवी डॉक्टरों की टीम, आधुनिक मशीनें और 24x7 इमरजेंसी सेवा। हर मरीज के लिए समर्पित देखभाल, चाहे जनरल सर्जरी हो, मातृत्व सेवा, आईसीयू या स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। केजीएन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, सीकर। स्वास्थ्य में विश्वास, सेवा में समर्पण। तो जैसे कि एक चीज देखी जाती है कि छोटे छोटे बच्चे होटलों पर या कहीं दुकानों पर काम करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है उनके माता पिता से, तो वो कहते हैं कि हमारी तो मजबूरी है कि हमारे पास खाने को कुछ है ही नहीं, अगर ये काम नहीं करेगा तो हम खाएंगे क्या। मैं अविन कुरैशी आपका पब्लिक वॉइस पे स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बिहारी लाल बालान, जो कि बाल कल्याण समिति में सदस्य है। बहुत सा रहस्य रहता है कि बाल कल्याण समिति किस प्रकार कार्य करती है। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे 18 साल से कम होते हैं उनको किसी काम में लगाया जाता है या उनसे कोई काम करवाया जाता है, जैसे मजदूरी वगैरह, बाल विवाह वगैरह, जो भी ऐसे काम है उसकी देख रेख और उस पर शिकंजा कसने का काम बाल कल्याण समिति करती है। बिहार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक वॉइस में, कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जिस पहला सवाल मेरा ये है कि जो बाल कल्याण समिति है उसकी प्रमुख जिम्मेदारियां क्या होती है। बाल कल्याण समिति उन बच्चों के ऊपर काम करती है जो सीएनसीपी बच्चे होते हैं, चाइल्ड केयर नीड एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे, जिन्हें देखभाल या उनका संरक्षण इसकी जरूरत होती है। गार्जियनशिप होती है, गार्जियनशिप के बजाय बच्चे ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि उन्हें असुरक्षित महसूस होता है, तो उन बच्चों पे काम करने का 18 से कम उम्र के वो सारे बच्चे जो सीएनसीपी बच्चे हैं, चाइल्ड केयर नीड एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे, फॉर एग्जाम्पल किसी होटल में, किसी फैक्ट्रीज में कहीं ना कहीं बच्चा काम कर रहा है, वो बच्चे जो यहाँ कोई दुविधा में फंसे हुए हैं, 1098 पे जिनको कॉल करके कहा जाता है प्रशासन को कि ये ऐसी स्थिति में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन बच्चों पे, या किसी बच्चे के साथ मारपीट हुई है, वो बच्चे, या जिन बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो सारे के सारे बच्चे, उनके ऊपर बाल कल्याण समिति काम करती है। उन्होंने उनके नैतिक हक के लिए या उनको जो रिहेबिलिटेशन मिलता है उस चीज के लिए बाल कल्याण समिति का मुख्य कार्य होता है। अब लंबे समय से लगभग आपका एक कार्यकाल होने में आ गया है, आप बाल कल्याण समिति के सदस्य हैं, तो जिले के मुख्य मुद्दे क्या हैं अभी। जिले में स्क्रीनिंग के माध्यम से ये पता लगवाया जाता है कि कौन सी होटल पे या कौन सी जगह पे बच्चा काम कर रहा है। जब इस बात का पता लगता है तो संबंधित जो सपोर्टिंग एजेंसीज हैं उनके मार्फत हमारे पास कोई सूचना आती है, या जो डेलीगेट्स आए हुए होते हैं उन तक जाती है, एनजीओ के मार्फत। अगर बच्चा असुरक्षित है, हैजार्डियस गुड्स या उन जगहों पे काम कर रहा है जहां बच्चा असुरक्षित है, एक्सप्लॉयटेशन होता है या फिर उसको हानि हो सकती है, उन बच्चों को सही सेफ बाहर निकालना, उनका वापस पुनर्वास करना और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको ताकीद करना कि ये ड्रॉप आउट बच्चे हैं, इनको शिक्षा से जोड़ा जाए। बाल कल्याण समिति उन बच्चों को गार्जियन से बॉन्ड भरवा के और उनके पेरेंट्स को ये समझाती है, समझाइश करती है और वापस उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाता है। ड्रॉप आउट बच्चों को, काफी बच्चों को बाल कल्याण समिति के माध्यम से जोड़ा गया। आपका जो कार्यकाल है इसमें कभी कोई ऐसा मामला आपके सामने आया जिसने आपको झंझोर के रख दिया। कई बार जब जेजे एक्ट की प्रमुख धाराओं में ये भी है कि आप पॉक्सो पीड़ित किसी बच्चे का नाम उजागर नहीं करोगे, किसी को इसकी सूचना नहीं दी जा सकती, तो यह एक सीक्रेट सी है कि हम उन बच्चों के बारे में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि जेजे एक्ट साफ शब्दों में कहता है कि पॉक्सो पीड़ित या फिर वो बच्चे जिनका शोषण हुआ है उनका नाम सार्वजनिक करना गलत है, इसलिए उनका नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन बाकी ऐसे बच्चे जो जहां सूचना मिली कि यहाँ बाल विवाह हो रहा है, जैसे कि उनको रुकवाया जाना और किया है।
अपन उनका नाम नहीं बता सकते, पर ऐसी कोई घटना जो समाज को शर्मसार कर देती, उसका विवरण तो बता ही सकते हैं कि विवरण ये है कि एक धोद थाना अंतर्गत एक ऐसा मामला जिसमें एक 2 या 3 दिन के बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया गया। 2-3 दिन के बच्चों 2-3 दिन के बच्चे को जब हमें इस बात की सूचना मिली तो हमारी टीम वहां गई, चाइल्ड लाइन की टीम गई, बाल कल्याण समिति ने पूरी मॉनिटरिंग की उस बात की। तो हमें हृदय में ये लगा कि ऐसी अचूक इंसानियत कैसे कर सकता है कोई ऐसी माँ या कोई ऐसा बाप जो ऐसे 2-3 साल के मासूम को इतनी बेरहमी से झाड़ियों में फेंक के चला जा सकता है। हमने उस बच्चे को लाके और वहां पे पुलिस के मार्फत, चाइल्ड लाइन के मार्फत, एनजीओ से पूरी मॉनिटरिंग बाल कल्याण समिति कर रही थी और उस बच्चे को शिशु गृह में जनाना हॉस्पिटल में प्रवेशित करवाया। और अब वो बच्चा एडॉप्शन की प्रक्रिया में चला गया, लीगल फ्री किया हमने और आजकल वो बच्चा सुरक्षित हाथों में है। वो परिवार उनका पालन पोषण कर रहा है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब तक 18 साल तक, तो हम उसकी बार बार फॉलो अप रिपोर्ट लेते रहेंगे ताकि हमें पता लगे कि उसका सही संरक्षण हो रहा है, देखभाल हो रही है। साथ साथ में उस बच्चे को ये पता लगे कि मेरा पालन पोषण सही हुआ है और वर्तमान में वो बच्चा सकुशल है और पढ़ाई कर रहा है। जैसे कि आपने एक शब्द का प्रयोग किया, अडॉप्ट, तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है बाल कल्याण समिति के तहत? एडॉप्शन की प्रक्रिया में बाल कल्याण समिति की अहम भूमिका है, क्योंकि बाल कल्याण समिति के माध्यम से ही किसी बच्चे को एडॉप्ट करवाया जाता है। इसके लिए एडॉप्शन मीन्स गोद लेने की प्रक्रिया। वो माँ बाप जो निसंतान है, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी वो जो लड़का है लेकिन लड़के को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, या लड़का है लड़की को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो एक भारत सरकार का एक पोर्टल बना हुआ है, कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी। उसके माध्यम से आवेदन करना होता है, जिसमें मेडिकल्स वगैरह हैं या जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आधार वगैरह, वो सारी प्रक्रिया के तहत होता है। कारा की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है और फिर संबंधित डीसीपीयू में, जिला बाल संरक्षण इकाई, वहां तक वो फॉर्म की प्रक्रिया होती है। फिर बाल कल्याण समिति के माध्यम से, डीसीपीयू के माध्यम से उस बच्चे को एडॉप्शन की प्रक्रिया करवाई जाती है। तो पुलिस प्रशासन और सरकार का क्या योगदान रहता है इसमें? देखो, सरकारें कोई भी हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, सरकार बच्चों के तालीम पे, उनकी पढ़ाई पे, उनके संरक्षण पे बहुत अच्छा काम करती है। बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की एक बॉडी जो इस पे काम करती है, डिपार्टमेंट पूरा का पूरा, जो इन बच्चों के ऊपर काम करता है, जिसे बाल अधिकारिता विभाग कहते हैं। बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से सरकार खूब सारा बजट देती है उन बच्चों के संरक्षण के लिए जो बच्चे विक्टिम हैं। सीधी सी बात है कि बच्चे अगर किसी बाल श्रम कर रहे हैं, बाल विवाह हो रहा है, या बच्चे पीड़ित हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनसे उबारने के लिए सरकारें बहुत सारा बजट उनके लिए देती हैं और बहुत सारे काम करती हैं। तो जैसे कि एक चीज देखी जाती है कि छोटे छोटे बच्चे होटलों पर या कहीं दुकानों पर काम करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है उनके माता पिता से, तो वो कहते हैं कि हमारी तो मजबूरी है कि हमारे पास खाने को कुछ है ही नहीं, अगर ये काम नहीं करेगा तो हम खाएंगे क्या? कुछ लोगों का ऐसा तर्क होता है। देखो, इस बात का ये है कि पेरेंट्स को समझाया जाता है इस चीज के लिए कि उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाए। वो ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं, जो शिक्षा से अलग हो गए, उन्हें वापस जोड़ने के लिए कहा जाता है। सीधी सी बात है, गार्जियन का ये जवाब, वो पूछते हैं कि ऐसा क्या है, तो हमने कह रखा है अगर आप इनका पालन पोषण नहीं कर सकते तो बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से हम उन्हें फ्री एजुकेशन के लिए, हमें ऐसे होम्स हैं जहाँ पे उनको फ्री पढ़ाया जाएगा, उनका संरक्षण होगा, उनकी देखभाल होगी। बहुत सारे होम्स हैं जहाँ पे उनको हम बाल कल्याण समिति के माध्यम से दाखिला दिलवाते हैं। चलो मेरा आखिरी सवाल कि आज के समय में एक भिक्षावृत्ति का मामला देखा जाता है कि सड़कों पर, सिग्नल पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, तो इसका पीछे का कारण क्या है? वो माता पिता है या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह है? भिक्षावृत्ति, बैगिंग एक ऐसी समस्या है जहां धार्मिक स्थल होते हैं, उन जगहों पे बहुत सारे ऐसे बच्चे 18 साल से कम उम्र के जो भिक्षावृत्ति का ये काम करते हैं, बैगिंग के इस उसमें चले जाते हैं इस काम में। तो उनके गार्जियंस को जब हम सुपुर्द करते हैं तो इस चीज का बॉन्ड लेते हैं कि दोबारा इनसे आप भिक्षावृत्ति नहीं करवाओगे। अगर भिक्षावृत्ति दोबारा करवाते हैं तो वो बॉन्ड एक ब्रीच हुआ। ब्रीच होने पे संबंधित उन परिवारों के खिलाफ एफआईआर भी करवाई जा सकती है। ऐसा प्रावधान है कानून में। बच्चे भीख न मांगे और अपना जीवन यापन सही तरीके से करें,
साथ साथ में उनकी एजुकेशन पे पूरा ध्यान दिया जाए। नहीं, इसके पीछे जैसे कभी कोई गिरोह वगैरह इनका खुलासा हुआ कि क्या गिरोह है या कोई माता पिता की ही मजबूरी है कि वो बच्चे भीख मांगने को मजबूर है? कुछ पेरेंट्स तो उनको जानबूझ के इस काम में झोंक देते हैं ताकि उनको कुछ अर्निंग हो जाए। ये उनकी गलती है। ये लेकनेस ऑफ एजुकेशन है, वहां तक वो समझ नहीं पाते कि पैसे तो अर्न हो रहे हैं लेकिन वो उस गलत काम को कर रहा है। हम प्रयास करते हैं कि इसके पीछे कोई गैंग हो, तो उस गैंग को पकड़ा जाए। और जब बच्चों को रेस्क्यू करते हैं तो इस बारे में काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों से ये पूछा भी जाता है। जब उनको हम शेल्टर होम्स में प्रवेश दिलवाते हैं तो उनको ये पूछते हैं कि आपसे ये भिक्षावृत्ति कौन करवाता है। तो काउंसलिंग में वो बच्चे सही तरीके से उनको जानते भी नहीं, कई बार बता नहीं पाते, तो उस तरह तक मतलब उन बच्चों को खुद को नहीं पता कि उनसे ये काम कौन करवा रहा है। हाँ बिल्कुल, वो इनोसेंट बच्चे हैं, उनको ये पता तो नहीं ये चलता, तो उनको भेज दिया जाता है। जांच का विषय है, प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करता? जब तक काउंसलिंग में किसी का नाम नहीं आएगा प्रशासन कैसे कार्रवाई करेगा? अगर काउंसलिंग में बच्चा किसी का पर्टिकुलर का नाम बताता है, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और पेरेंट्स को जब बुला के बच्चे की कस्टडी दी जाती है, उसका रिस्टोरेशन करवाया जाता है, पुनर्वास करवाया जाता है, तो इस चीज का ही तो बॉन्ड भरवाया जाता है कि अगर आप दोबारा इससे भिक्षावृत्ति करवाओगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर दर्ज होगी। जैसे कि हाल ही में खाटू श्याम जी का मेला लगा और आज पूरे विश्व भर में खाटू श्याम जी यहाँ लोग आते हैं, पर जब हम देखते हैं वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और मतलब हजारों की संख्या में वहाँ बच्चे भीख मांगते रहते हैं। उन्हीं के लिए तो अभी कलेक्टर साहब ने महिला मजिस्ट्रेट को इसलिए तो लिखा कि बाल कल्याण समिति की अस्थायी बेंच वहां स्थापित की जाए कि गार्जियंस को जब सुपुर्दगी हो, उनको बच्चों की कस्टडी मिले तो उन्हें परेशानी नहीं हो, संसाधनों का ज्यादा उपयोग नहीं करना पड़े। इसलिए वहां अस्थायी बेंच बैठी, वहां पे कम से कम 7 या 8 दिन हम मेले में रहे। मेले में जो भिक्षावृत्ति वाले बच्चे थे उनको बाकायदा हमने होम्स में भेजा। गार्जियंस जब आए तो उनकी सुपुर्दगी दी गई और बाकायदा उनको इस बात के लिए पाबंद किया गया कि आप इनसे दोबारा कभी भिक्षावृत्ति नहीं करवाओगे। और हमारे पास ऐसे केसेस फिर दोबारा आए भी नहीं। अगर वो बच्चों को फिर पाबंद किया गया गार्जियंस को, तो उसके बाद तो जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से हमने वहां पे अस्थायी बेंच स्थापित की। और इस बार कितने बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाया गया? हाँ, अमूमन 40 या 45 बच्चों को हमने इस मेले में, इस बार के मेले में। कई बच्चे गुमशुदा। आप अब तक जब से भाई सदस्य बने, आप ऐसे कितने केस है कि कितने बच्चों को मुक्त कराया जा चुका है, कोई एक आंकड़ा? गत 3 साल से अगर देखा जाए तो पलायनकर्ता और भिक्षावृत्ति और बाल श्रम और इसके अलग अलग जो तथ्यगत आंकड़े हैं, जिसके जो डाटाज हैं वो बाल अधिकारिता विभाग को समय समय पर भिजवाए जाते हैं। हमारे डीसीपीओ की बैठक होती है, जो जिला बाल संरक्षण इकाई की त्रैमासिक बैठक है, उसमें उनको कलेक्टर साहब को इससे अवगत है। जैसे कि एक चीज देखा जाता है कि बहुत सी छोटी बच्चियां हैं जो रात को बहुत सी होटलों के बाहर भीख मांगती है, जिसके कारण वो शोषण का शिकार होते हैं। ऐसे कितने मामले आज के समय में जिले में देखे जाते हैं? इनकी संख्या बढ़ी है या घटी है? जो बाल श्रम या भिक्षावृत्ति से संबंधित अगर ऐसे हमारे संज्ञान में कोई मामला है तो हमने बिल्कुल वहां पे कार्रवाई की है, बच्चों को रेस्क्यू करवाया है। और हम तो इस बात की अपील भी करते हैं आमजन से कि 1098 जब आप किसी बच्चे को दुविधा में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं या ऐसी कंडीशन में देखते हैं कि बच्चा है उस मुसीबत में फंसा हुआ है, जो स्कूल बस हैं उनके पीछे 1098 चाइल्ड लाइन का नंबर दिया होता है। बाल विवाह की सूचना, बाल श्रम की सूचना, भिक्षावृत्ति की सूचना या बच्चा किसी मुसीबत में है तो 1098 पे जो टोल फ्री नंबर है उनकी सूचना कर दीजिए। कोई लड़की अगर किसी मुसीबत में है तो 112 या 1098 पे आप सूचना कीजिए। बाल विवाह का मामला हो चाहे, आप सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा, किसी को नहीं बताया जाएगा। प्रशासन की जिम्मेदारी है, पूरी टास्क फोर्स काम करती है इसके अंतर्गत और संबंधित जगह पे कार्रवाई भी करती है। और इसके लिए आमजन से अपील भी है कि किसी का भी नाम उजागर नहीं किया जाएगा, आप प्रशासन को सूचना दें। हर आदमी की जितने आपके राइट्स हैं उतने ही आपके मोरल ड्यूटीज भी हैं। अगर बच्चा मुसीबत में दिखता है तो आप बाकायदा 1098 पे 112 पे पुलिस को कॉल करें, हम आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर तैयार हैं। ये थे मेरे साथ बिहारी लाल बालन, जो कि बाल कल्याण समिति के सदस्य है। अगर हम पूरे इंटरव्यू का खुलासा देखें तो ये है कि कोई भी आपकी नजर में ऐसा बच्चा है जो भिक्षावृत्ति हो
या बाल विवाह का शिकार हो या उस पर किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है, तो आप बाल कल्याण समिति की मदद से उस बच्चे को न्याय दिला सकते हैं, इंसाफ दिला सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पब्लिक वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए।